तो नमस्कार मित्रों, कॉल एस्ट्रोलॉजी में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, काफ़ी समय से कुछ व्यस्तता होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा सबका जो नया साल है वो मंगलमय और खुशियों के साथ बीते। तो आइए मित्रों, हमारा क्रम चल रहा था हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। तो उसी ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपना जो है वो कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो मित्रों, हमारा पिछला क्रम चल रहा था साढ़े साथी के ढैया के बारे में, मैंने आपको बताया था। आज एक महत्वपूर्ण विषय गोचर, जिसको कि हमारे जीवन में कुंडली के लिए 40% यानी 40% का योगदान प्राप्त है। मित्रों, बिना गोचर के कुंडली का विवेचन करना कुछ अटपटा सा लगता है। तो बहुत सारे मित्रों की मांग थी कि गोचर कहाँ से, चंद्र लगन से गोचर फलादेश करें, कैसे करें, इसके बारे में कोई वीडियो अपलोड करें। तो आज का हमारा विषय गोचर कैसे देखें ये रहेगा। क्योंकि मित्रों, सूर्य आदि ग्रहों का गोचर फल, ग्रह गोचर देते समय शनि, राहु, बृहस्पति, मंगल का भी विशेष महत्व रखा जाता है। तो इन सब के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित ग्रह अपने अपने मार्ग पर अपनी अपनी गति से सदैव भ्रमण करते हुए एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जन्म समय में ये ग्रह जिस राशि में पाए जाते हैं वह राशि उनकी जन्मकालीन राशि होती है, और जो कि जन्म कुंडली का एक आधार है। और जन्म के पश्चात किसी भी समय में वे अपनी गति से जिस राशि में भ्रमण करते हुए हमें दिखाई देते हैं वे उस राशि में उनकी स्थिति गोचर कहलाती है। गोचर शब्द वम धातु से बनता है, उसका अर्थ चलने वाला है, अर्थात गतिमय होना। गोचर चलने वाला। गोचर शब्द का अर्थ हुआ निरंतर चलना, अर्थात निरंतर गतिमय होना। गोचर ग्रहों के प्रभाव उनके राशि परिवर्तन के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो जातक के वर्तमान समय की शुभाशुभ जानकारी के लिए ग्रहों की गोचर स्थिति बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। वर्ष भर के समय की जानकारी हम गुरु और शनि से, और एक मास की जानकारी सूर्य से, और हर दिन की जानकारी चंद्रमा के गोचर से प्राप्त की जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों को लगन की भांति चंद्र लगन से भी फलादेश कहना चाहिए। गोचर के ग्रहों का विचार लगन से किया जाए अथवा जन्म राशि से किया जाए, यह एक प्रश्न है मित्रों। तो एक श्लोक में लिखा है कि विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रादौ गृह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयते। ये विवाह और अन्य मंगल कार्यों में, यात्रा आदि में और ग्रहों के गोचर विचार में जन्म राशि की प्रधानता है, ना कि नाम राशि की। मित्रों, सर्व लग्ने स्वपि सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेसु, अर्थात सब प्रकार के लग्नों, सूर्य लगन, चंद्र लगन के होते हुए भी गोचर विचार में प्रधानता चंद्र लगन की मानी गई है। अर्थात
चंद्र लग्न का महत्व ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो कहा गया है कि नीचम ही रतो जनमानी यो गृह सयात तद राशि नाथो अपि तदुच्च नाथ है सचंद्र लगनाद यदि केंद्रवर्ती राजा भवेद धार्मिको चक्रवर्ती ही। मित्रों, बहुत अच्छा लिखा है कि कई बार हम जन्म कुंडली का विवेचन करते हैं और किसी एक नीच ग्रह को देख करके उसका फलादेश करने लग जाते हैं कि ये ग्रह नीच है, ये खराब फल देगा या अच्छा फल नहीं देगा। तो मित्रों, इस तरह से बोलते हैं कि जन्म के समय में जो ग्रह नीच राशि में स्थित हो, यदि उस नीच राशि का स्वामी या उस ग्रह के उच्च स्थान का स्वामी अगर चंद्र लग्न से केंद्र में शुभ होकर के बैठा हो तो जातक चक्रवर्ती राजा होता है, नीच भंग योग होता है। यहाँ केंद्र की स्थिति चंद्रमा से कही गई है, जिससे चंद्रमा को लग्न के रूप में मानना चाहिए। जैसे यानी ये 12 भाव हुए हमारे, यहाँ पे राशि है, मान लो मेष राशि, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। मान के चलते हैं कि यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ है, किसी के लग्न कुंडली में यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ। तो ये मित्रों सप्तम भाव मैंने आपको बताया था कि मैरिटल लाइफ या विवाह भाव भी है, पत्नी का घर है, यहाँ पे सूर्य नीच होकर के बैठ गया तो मैक्सिमम ये कहेंगे कि आपका जो है मैरिटल लाइफ जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा या पत्नी से थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मित्रों, इस पे बोला गया कि अगर चंद्रमा, अब यहाँ पे हमें देखना है कि चंद्र राशि कहीं जहाँ पे चंद्रमा लिखा तो मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ पे कि जिस राशि पर जो ग्रह नीच होकर के बैठता है, तो कहाँ पे बैठा हुआ है, तुला राशि पे नीच होकर के बैठा है। अगर तुला राशि उस राशि का स्वामी उच्च होकर के या स्वग्रही होकर के चंद्र लग्न से केंद्र में बैठा हो तो भी जो है वो जातक जो है वो राजयोग कारक बनाता है उसको ग्रह। अगर चंद्र लग्न से केंद्र में उस राशि का यानी कि तुला राशि पे नीचे है तो उस राशि का स्वामी कौन हुआ, शुक्र, उच्च का या स्वग्रही होकर के बैठा हो तो वो फिर विपरीत राजयोग कारक बनेगा। तो ये था इसका विपरीत राजयोग कारक ग्रहों का प्रभाव। इस चीज को आपने याद रखना है। तो हमारा विषय चल रहा था कि चंद्र लग्नम शरीरम सयात, लग्नम सयात्रि प्राण संज्ञकम ते उभे संपरीक्षे सर्वनारी फलम समृतम। के चंद्र लग्न शरीर है, लग्न प्राण है, इन दोनों का सम्यक विचार करने के बाद ही कुंडली का विवेचन या फल कहना चाहिए। तो लग्न और चंद्रमा दोनों ही का एक जैसा महत्व है। आज हम जानेंगे सूर्य का गोचर फल। जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पर स्थित होता है, सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल ही देता है। मित्रों, बाकी घरों में सूर्य अशुभ फल एवं थोड़ा कष्टकारी बनता है। जैसे चंद्र लग्न के ऊपर जब सूर्य आता है तब धन का नाश होता है, कि व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है। मित्रों, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, रक्तचाप, हृदय रोग, थकावट, उदर विकार, पेट आदि या नेत्रों आदि में पीड़ा का योग बन सकता है। मित्रों, प्रत्येक कार्य में जो है वो विलंब होगा, समय पर भोजन नहीं मिलना, बिना किसी उद्देश्य के यहाँ वहाँ भटकना और जातक को अपने परिवार से दूर भी होना पड़ सकता है। अपने संबंधियों, मित्रों और सज्जनों से विवाद होने की भी
जो है वो संभावना रहती है, जिससे मानसिक व्यथा बनी रहेगी। तो ऐसे ही सूर्य अगर चंद्र लग्न से द्वितीय भाव में गोचर वसात जाएंगे तो दुष्ट लोगों से मुलाकात हो सकती है। व्यक्ति का स्वभाव धूर्तता से भरा होता है। सिर और आंखों में पीड़ा की संभावना, व्यापार और धन संबंधी हानि का भय रहता है। मित्रों और संबंधियों से विवाद हो सकता है। व्यक्ति के लिए जो है वो धन संपत्ति की हानि का भी बना रहता है। संबंधियों से विवाद होगा। सूर्य का गोचर 1 महीना भर इस तरह से सुख रहित व्यतीत हो सकता है। अगर लगन से, चंद्र लगन से तृतीय भाव में सूर्य जाएंगे तो क्या फल देंगे मित्रों? अगर तृतीय भाव में सूर्य जाएंगे, रोगों से मुक्ति, क्योंकि शुभ फल देता है तृतीय भाव में, रोगों से मुक्ति, सुख, चैन आदि शुभ लाभ प्राप्त होंगे। सज्जनों एवं उच्च अधिकारियों से मुलाकात या मेल जोल हो सकता है। पुत्रों तथा मित्रों आदि से धन लाभ और सम्मान प्राप्त होगा। शत्रु सरलता से परास्त होंगे तथा व्यक्ति धन, मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त करेगा। इस अवधि में प्रायः प्रतिष्ठा एवं पद की वृद्धि होती है। व्यक्ति सबसे सद्व्यवहार करते हुए कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। इस ही तरह से अगर चौथे भाव में सूर्य जाएंगे, व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक व्यथा रहती है। घरेलू झगड़े जिसके कारण उसके सुख में कमी आएगी। जमीन जायदाद संबंधी अनेक समस्याएं जो हैं वो उसको उत्पन्न हो सकती हैं। उसको अच्छी सुख सामग्री नहीं मिलेगी। यात्रा में भी असुविधा होगी। परिजन परेशान करते रहेंगे। पत्नी सुख में अड़चन आएगी। मान हानि की भी संभावना ऐसा सूर्य बनाता है। अगर चंद्र लग्न से सूर्य पंचम भाव में जाएंगे तो क्या फल करेंगे मित्रों? अगर पंचम भाव में सूर्य गोचर के जब आएंगे तब विशेषतः मानसिक भ्रांतियां उत्पन्न होंगी। शरीर और मानसिक शक्ति में कमी आएगी। धन हानि होगी। संतान को रोग हो सकता है। राज्य अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ सकता है। यात्रा में दुर्घटनाएं, धन हानि भी होती है। व्यक्ति दीनता का अनुभव करने लगता है। इस तरह से अगर षष्ठ भाव में सूर्य आएंगे तो मित्रों कार्य सिद्धि, क्योंकि तीसरे, छठे, 10वें और 11 भाव में सूर्य शुभ हैं, तो छठे भाव में जब सूर्य आएंगे तो कार्य सिद्धि और सुख की प्राप्ति होगी। अन्न वस्त्र आदि का लाभ प्राप्त होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। रोगों का नाश होगा। राज्य अधिकारियों से भी लाभ प्राप्त होगा। यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। मित्रों अगर 7वें भाव में, चंद्र राशि से 7वें भाव में गोचर अवसात सूर्य आएंगे तो दाम्पत्य जीवन में कटुता होगी। स्त्री को रोग, कार्यों में असफलता, व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होंगी। यात्रा कष्टकारी रहेगी। उदर पीड़ा, सिर पीड़ा आदि रोग सता सकते हैं। धन और मान हानि के कारण व्यक्ति के मन में क्लेश रहेगा। अगर अष्टम भाव में जो है वो सूर्य गोचर वसात आएंगे तो जातक को अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा। शत्रुओं से विवाद,
शरीर में पीड़ा रहती है, बवासीर, अपच आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। राजकीय कर्मचारियों से दंड का भय बना रहता है। स्त्री को भी कुछ कष्ट होता है, अधिक व्यय रहेगा। कभी कभी ज्वर, रक्तचाप आदि के कारण मृत्यु का भी भय बना रहता है। अपमान का भी विशेष जो है वो प्रभाव रहेगा। तो अगर नवम भाव में सूर्य आएंगे गोचरवशात, तो मनुष्य का तेज क्षीण होगा, झूठा आरोप लग सकता है, बिना कारण धन और पुण्य की हानि, आय में कमी और रोग एवं अशांति उत्पन्न हो सकती है। बड़ों से, मित्रों से या भाइयों से विरोध हो सकता है। अपमान का भी भय बना रहता है। हर प्रयत्न में असफलता मिलने के कारण व्यक्ति दीनहीन बन जाता है। तो अगर दशम भाव में सूर्य गोचरवशात आएंगे तो धन, स्वभाव, मित्र आदि का सुख प्राप्त होगा। राज्य अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता बढ़ेगी। सज्जनों द्वारा लाभ प्राप्त होगा। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। पदोन्नति का स्वावसर भी प्राप्त होगा। सम्मान, गौरव और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो अगर एकादश भाव में सूर्य गोचरवशात आएंगे तो धन प्राप्ति, उत्तम भोजन, नवीन पद, बड़ों के अनुग्रह की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक एवं मंगल कार्य भी होते हैं। सात्विकता में वृद्धि होगी। राज्य से कृपा प्राप्ति होगी। इस समय पदोन्नति का भी पूरा चांस रहेगा। पदोन्नति भी होगी और अपने से बड़ों से लाभ भी प्राप्त होता है। मित्रों, अगर द्वादश भाव में गोचरवशात सूर्य जाएंगे तो दूर देश में भ्रमण होगा। कार्य एवं पद की हानि हो सकती है। व्यय अधिक रहेगा। कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। ज्वर आदि रोग उत्पन्न होंगे। पेट में विकार अधिक रहेगा। राज्य की ओर से विरोध होगा। आंखों के रोगों की संभावनाएं रहेंगी। मित्रों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण रहेगा। अपमान का भय भी बना रहेगा। मित्रों, ये था हमारा गोचरवशात सूर्य का द्वादश भाव में संचरण। नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रमा का गोचर प्रभाव भी बताएंगे। सूर्य का गोचर जो है 1 महीने तक जो है व्यक्ति को फल देता है। जैसे मैंने बताया था, अगर वर्ष का फल जानना हो तो गुरु और शनि को देखा जाता है। महीने का फल देखना हो तो सूर्य से देखा जाता है। और दैनिक फल देखना हो तो चंद्रमा के गोचर को देखा जाता है। मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मित्रों पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकूं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मुझे